नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये खबर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का कंबाइंड नोटिफिकेशन आ गया है। आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देख ली होंगी अब तक। इस वीडियो को बनाने में देर इसलिए लगी है क्योंकि एक सवाल दिमाग में ये चल रहा था। दोनों संस्थाएं स्वतंत्र हैं, दोनों की भर्ती अब से पहले अलग अलग होती रही है। नवोदय विद्यालय अपनी अलग भर्ती कराता है, केंद्रीय विद्यालय अलग भर्ती कराता है। इस बार दोनों की भर्ती एक ही नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने निकाली है। इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं जो हाईलाइटेड लाइन है, यही लिखा हुआ है इसमें कि ये नोटिफिकेशन आप सीबीएसई या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय किसी भी साइट पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं, वो जानकारी लेंगे हम एज क्राइटेरिया और इम्पोर्टेंट डेट्स, कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, कब तक ख़त्म होंगे। पता है आपको 14 नवंबर से इन्हें भरना शुरू हो गया है। हालांकि वीडियो 2-3 दिन लेट आ रही है, काफ़ी लेट हो गया है। बस लेट आने का कारण यही है कि नोटिफिकेशन को बार बार ढंग से पढ़ा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे फॉर्म भरवा लिया जाए और फिर आपके एग्ज़ाम डेट क्लैश कर जाए, आप किसी एग्ज़ाम से वंचित हो जाएं। इस तरीके की जानकारी कहीं छुपी लिखी हो इस नोटिफिकेशन में, वही सारी चीज़ें पता करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके बाद में क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया में भी थोड़ा बहुत बदलाव इन लोगों ने किया है, एज क्राइटेरिया में बदलाव किया है इन लोगों ने। एग्ज़ाम फीस जो अब से पहले बहुत कम ली जाती थी, अब अचानक से इतनी बढ़ा के कर दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो एग्ज़ाम फीस पे ही ना कर पाएगा, और कर पाएगा तो एक से अधिक पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर नहीं पाएगा। लेकिन प्रश्न चिन्ह अभी भी यही बना हुआ है कि क्या आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फीस आपको अलग अलग ही पे करनी पड़ेगी, या फिर एक बार फीस पे करने पे ही आपका काम चल जाएगा। ऐसा कहीं भी इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने में समय लगा है। ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ये पता करने के लिए कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर वगैरह की हम बात नहीं करने वाले हैं, सबको पता है लगभग 15,000 वैकेंसी निकली हैं। हम इसमें केवल टीचिंग पोस्ट को ही कवर करेंगे। बाकी 2 पोस्ट हैं आपकी असिस्टेंट कमिश्नर की और प्रिंसिपल की। असिस्टेंट कमिश्नर एनवीएस और केवीएस दोनों में अलग अलग हैं, दोनों की नंबर भी अलग अलग है। हालांकि क्वालिफिकेशन सिमिलर है दोनों की। उस सब पे बात करते हैं। तो यहाँ से हम सीधा चलते हैं आपका वैकेंसीज के क्वालिफिकेशन की तरफ में। तो यहाँ आ जाएंगे सीधा, आप देखिए पेज नंबर 8 पर आइए। पेज नंबर 8 पर आने के बाद में एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आप पढ़ेंगे। पे स्केल की बात छोड़ दीजिए। जो भी लोग एलिजिबल हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, उनके लिए ये एनवीएस में मैक्सिमम एज 45 है। एज क्राइटेरिया पर विशेष ध्यान दें, मैक्सिमम एज 45 है। और क्वालिफिकेशन में आपकी मास्टर्स डिग्री मांगी है और बीएड मांगा है। साथ में मांगा है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी संस्था में, टीचिंग संस्था में प्रिंसिपल के पद पर काम किया हो कम से कम 3 साल तक। ये एनवीएस में है। डिजायरेबल में आपके पास क्वालिफिकेशन हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हो तो आपका प्लस पॉइंट है, अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर केवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर की बात करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम एज 50 साल है एनवीएस में, और केवीएस में एज में 5 साल का फ़र्क है। ध्यान रखना, 5 साल का फ़र्क है एनवीएस और केवीएस की मैक्सिमम एज में। क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो मास्टर्स डिग्री और बीएड यहाँ भी मांगा है, और साथ में आपका प्रिंसिपल के पद पर 3 साल तक काम किए हुए केवीएस में भी आपको मांगा है, किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की किसी संस्था में। और इसके बाद में प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 50 है और कम से कम 35 है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपको मिनिमम एज नहीं दिया था, लेकिन प्रिंसिपल के लिए मिनिमम एज जरूर दिया है। 35 साल से कम अगर आप हैं तो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एमएड और बीएड वो ज़रूरी ही है। और तीसरे पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो प्रिंसिपल के तौर पर आपने काम किया हो, लेकिन ये नहीं बताया है कि कितने साल तक काम किया हो। तो यहाँ पर आपने किसी भी संस्था में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो या कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं भी आपने प्रिंसिपल के पद पर काम किया हो, बस इतना सा इन्होंने कहा है। कोई भी आपसे ये नहीं कहा है कि 3 साल का है 2 साल का है।
नीचे अगर और में देखेंगे तो केवीएस की लिए बात करें तो फिर इन्होंने एज अ वाइस प्रिंसिपल काम किया हो 3 साल के लिए, ठीक है। तो अगर आपने प्रिंसिपल के तौर पर काम नहीं किया है लेकिन वाइस प्रिंसिपल के पद पर आपने काम किया है केवीएस में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और एनवीएस में भी आपका वाइस प्रिंसिपल के फिर या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के पद पर काम किया है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तब भी आप इसे भर सकते हैं। और ये आपका 3 साल का टेन्योर यहाँ पर इन्होंने बताया है, इसे आप देख सकते हैं। या फिर 12 साल तक लगातार आपने पीजीटी लेक्चरर के तौर पर काम किया है, तब भी आप प्रिंसिपल के पद के लिए एलिजिबल हैं। इसके आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है वाइस प्रिंसिपल की, जो केबीएस में है। इसमें भी मिनिमम एज 35 है और मैक्सिमम एज 45 है। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री बीएड वही है। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें, पॉइंट नंबर 3 को पढ़ेंगे तो वर्किंग एज वाइस प्रिंसिपल सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसके बाद में अगर आपने पीजीटी के लेक्चरर पर भी काम किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद में आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के पद पर। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें आपकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स दी है, मिनिमम एज 18 है, नहीं दी है तो आप 18 कंसीडर करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और साथ में आपके बीएड डिग्री भी होनी चाहिए, क्योंकि एंड करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो बीएड डिग्री हो और पोस्ट ग्रेजुएट हो। या फिर अगर आपके पास मास्टर डिग्री है किसी यूनिवर्सिटी से, तो उसमें जैसे कि आपके साथ बीएड पहले से ही कंपोनेंट दिया हो, उसमें मीन्स जो आपकी इंटीग्रेटेड डिग्री होती है उसमें बीएड पहले दिया होता है। अगर ऐसी डिग्री है बीएड वाली इंटीग्रेटेड कोर्स वाली, तब भी आप एलिजिबल हैं। मास्टर डिग्री और बीएड डिग्री सेपरेट है तब भी आप एलिजिबल हैं। हालांकि आपको इतना पता है कि मास्टर्स और बीएड दोनों साथ में होने चाहिए। तो ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात हो गई। पे मैट्रिक्स पर हम बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और हाँ, एक मेन चीज़ है कि भैया आप अगर सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट्स इन मास्टर डिग्री अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफ पीजीटी आर एज अंडर, तो आपने सब्जेक्ट क्या क्या पढ़े होने चाहिए। अगर केवीएस की बात कर रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश हो, या फिर प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट एज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट। लेकिन पीजीटी की अगर एनयूएस में बात करें तो वहाँ पर आपको केवल इंग्लिश से आपके पास एमए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर केवीएस की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपने इंग्लिश की पढ़ाई कर रखी हो, ग्रेजुएशन में भी आपके पास इंग्लिश हो। लेकिन एनयूएस में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हिंदी की बात करें तो सेम हिंदी के लिए भी है। केवीएस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी का होना अनिवार्य है, लेकिन एनवीएस में ऐसा कहीं नहीं कहा है। फिजिक्स की बात करें तो फिर वही बात आ जाती है, केवीएस में आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए। सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। हालांकि केवीएस में और एनवीएस में फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सभी में ग्रेजुएशन लेवल पर आपने सब्जेक्ट्स को पढ़ा हो। नीचे एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में भी यही मेंशन किया गया है कि आपने ये सारी चीज़ें, इनमें से एक सब्जेक्ट, उस ग्रुप में से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट है, तभी आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट हैं, उसके लिए इन्होंने अलग से क्वालिफिकेशन का जिक्र किया है। एज वही आपकी मैक्सिमम 40 ईयर्स है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपके पास अगर एमएससी है कंप्यूटर साइंस से, या आपने एमसी किया हुआ है, तब आप एलिजिबल हैं। साथ में बीएड डिग्री होना जरूरी है। और ऐसी कोई डिग्री आपके पास मास्टर्स डिग्री जो कंप्यूटर साइंस से आती है, तो आप आसानी से ये भर सकते हैं। अगर बात करें फिजिकल एजुकेशन की, तो आपके पास फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इसमें बीएड की अनिवार्यता नहीं है। और अगर इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो इंडियन लैंग्वेज में आपके पास वही मास्टर्स डिग्री और बीएड भी साथ में होनी चाहिए। पीजीटी में कहीं भी सीटेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। सीटेट की लेवल 2 की आवश्यकता पड़ेगी आपको टीजीटी पोस्ट पर। तो नीचे अब जो पोस्ट आ गई हैं वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट आ गई हैं, और ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और थर्ड लैंग्वेज के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो टीजीटी के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है, ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें बीएड इंक्लूड रहता है वो होना चाहिए आपके पास, तो आप आसानी से भर सकते हैं। साथ में आपके सीटेट होना चाहिए 2 लेवल का। और हाँ, आप यहाँ पर गौर करें, ये डबल स्टार जो लगे हुए हैं, 2 स्टार वाला मामला जो है, इसे नीचे इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है इस जगह पर। तो यहाँ लिखा है कि भैया अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन से कर रखी है
और आप नॉर्मली टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आपको एक स्पेशल प्रोग्राम जो एलिमेंट्री एजुकेशन का है 6 महीने का या जो भी होगा वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास नॉर्मल बीएड है तो आप इसमें बचे रहेंगे। जिस सब्जेक्ट ग्रुप की मैं बात कर रहा था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, वो यहाँ पर दिया गया है टीजीटी हिंदी के लिए। देखिए तो उन्होंने हिंदी पढ़ रखी हो मेन सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर ग्रेजुएशन लेवल में। ऐसे ही टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए उन्होंने कम से कम इंग्लिश पढ़ रखी हो ग्रेजुएशन लेवल पर। और थर्ड लैंग्वेज वालों के लिए उन्होंने थर्ड लैंग्वेज जिसके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं वो लैंग्वेज पढ़ रखी हो ग्रेजुएशन लेवल पर। क्या संस्कृत वालों के लिए वही है, संस्कृत भी उन्होंने इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रखी हो, कम से कम 3 साल यानी ग्रेजुएशन लेवल पर तो उन्होंने पढ़ी ही हो, तीनों साल में उन्होंने पढ़ी हो, तभी वो टीजीटी के लिए लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में अगर बात करें मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ के टीचर्स की, तो इसके लिए टीजीटी के लिए मैक्सिमम एज 35 साल रखी गई है, पीजीटी के लिए 40 है, दोनों में 5 साल का फ़र्क है। बाकी आपको पता ही है ग्रेजुएशन प्लस बीएड और साथ में सेकंड लेवल का सीटेट आपके पास होना चाहिए। और वही सेम चीज़ है कि आपके पास अगर स्पेशल एजुकेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल टीचिंग के लिए, तो 6 महीने के प्रोग्राम को आपको करना पड़ेगा एलिमेंट्री एजुकेशन वाले को, जैसे विभाग करवाएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जब बात कर रहे थे, टीजीटी मैथ्स की यहाँ पर बात करें तो आपने मैथमेटिक्स कम से कम 3 साल तक पढ़ा हो इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट के रूप पर। उसके साथ में आपने कम से कम 1 साल फिजिक्स पढ़ा हो और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट 1 साल पढ़ा हो। उसके बाद में बीएससी ऑनर्स और फिजिक्स वाले इसमें एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होंगे टीजीटी मैथ की पोस्ट के लिए। बीएससी ऑनर्स और फिजिक्स वाले, ये जो बीएससी ऑनर्स है ना फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, वो मैथ के लिए अप्लाई कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर इन्होंने लिखा हुआ है। तो बीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल ध्यान से भरें कि ऐसा ना हो कि आप मैथ्स वाले के लिए अप्लाई कर दें। ऐसे ही अगर टीजीटी साइंस के लिए देखेंगे तो वही आपने एटलीस्ट 3 साल तो टीजीटी साइंस में बायोलॉजी, लाइफ साइंस या बॉटनी, जूलॉजी ये पढ़ा हो एज अ ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट्स में। और इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स नीचे दिए गए हैं, 1 साल में कम से कम 1 साल आपने पढ़े हों। जैसे मेन सब्जेक्ट में अगर आपने बायोलॉजी या लाइफ साइंस पढ़ा है तो उसके साथ में केमिस्ट्री और बॉटनी और जूलॉजी आपने पढ़ा होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपका मेन सब्जेक्ट बॉटनी है तो उसके साथ में केमिस्ट्री और जूलॉजी आपने पढ़ा हो। अगर जूलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री और बॉटनी आपने उसके साथ 1 साल कम से कम पढ़ा हो, तब आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो उसने कम से कम 2 सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हों कम से कम 3 साल तक, तभी वो टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो सोशल साइंस वालों के लिए यही है कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स 3 साल तक उसने पढ़े होने चाहिए। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपके पास एक्सपीरियंस इन्होंने कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में टीजीटी कंप्यूटर साइंस और म्यूजिक, आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपने बीसीए कर रखी हो, बीएड आपके पास होनी चाहिए और उसके साथ में सीटेट का पेपर सेकंड आपने पास कर रखा हो, तब आप कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। टीजीटी म्यूजिक के लिए उसमें भी आपके पास सभी में लगभग ग्रेजुएशन और बीएड ही मांगा है। ऐसे नीचे आप आ जाइए टीजीटी आर्ट के लिए, केवीएस, एनयूएस में दोनों में तो बीएड, हाँ आर्ट वाले में इसमें ध्यान रखें, इसमें आपके लिए सीटेट नहीं मांगा है, ध्यान रखना आर्ट वालों के लिए सीटेट नहीं है। तो टीजीटी के लिए आपके पास बीएड और ग्रेजुएशन है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए सीटेट यहाँ भी जरूरी नहीं है, केवल ग्रेजुएशन इंटीग्रेट कोर्स जिसमें बीएड शामिल हो या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपके पास है तब भी आप भर सकते हैं। तो इसी तरीके से टीजीटी आपकी P&HE केवीएस में, इसमें भी आपके पास बीपीएड या फिर बीपीएड होना चाहिए, तभी भी आपके साथ में बीएड हो तब आप भर सकते हैं। अगर लाइब्रेरी की बात करेंगे तो लाइब्रेरी साइंस में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर बैचलर डिग्री हो आपके पास लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आराम से। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है आपका, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो इसके आगे बढ़ जाते हैं
स्पेशल एजुकेटर की बात करते हैं टीजीटी में, इसकी मैक्सिमम एज 35 साल है। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास बीएड हो। अगर आपके पास नॉर्मल बीएड है तो उसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन का, या फिर आपके पास स्पेशल एजुकेशन से बीएड है, तब आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, नंबर 3 पर आ जाएं, पॉइंट नंबर 3 पर, तो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपके पास सीटेट होना चाहिए पेपर सेकंड। और अगर प्राइमरी टीचर की बात करें तो इसकी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स इन्होंने रखी है, जिसमें आपके पास सीनियर सेकेंडरी क्लास यानी इंटरमीडिएट हो 50 नंबर के साथ में, और उसके साथ में आपके पास ये म्यूजिक वाली है। ध्यान रखना, आपने बैचलर डिग्री है म्यूजिक में या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स में, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए कोई भी आपका सीटेट नहीं मांगा है। म्यूजिक पीआरटी म्यूजिक के लिए कोई सीटेट इन्होंने नहीं मांगा है, केवल आपके पास बैचलर डिग्री हो म्यूजिक में, और दूसरा आपके पास सीनियर सेकेंडरी हो यानी 12th क्लास हो 50% मार्क्स के साथ में, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर प्राइमरी टीचर की बात करें तब आपके पास यहाँ डिप्लोमा हो इंटरमीडिएट के साथ में, या फिर ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास डिप्लोमा है, तब भी आप इसमें भर देंगे, और साथ में सीटेट पेपर फर्स्ट आपने क्वालिफाई कर रखा हो। अगर स्पेशल एजुकेटर की बात करें प्राइमरी टीचर में, तो यहाँ पर आपका स्पेशल एजुकेशन से डीएड होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी पोस्ट के बारे में जानकारी न रखते हुए हम सीधा आ जाते हैं एज रिलैक्सेशन पर। तो एज रिलैक्सेशन काफ़ी हद तक अच्छा दिया हुआ है, बहुत एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है। एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है, और महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हों उनके लिए 10 साल का इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है। अगर कोई रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय है तो उसको 5 साल का ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी अगर कोई 30 साल का है तो 35 तक भर सकता है, लेकिन महिलाएं 30 की होने के बाद 40 की उम्र तक ये भर सकती हैं। लेकिन नीचे नोट में इन्होंने एक लाइन डाली हुई है, ऑल द कंसेशंस मेंशन्ड अबव विल बी कॉन्करेंट इफ अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर मोर देन वन कंसेशन, ओनली वन ऑफ द कंसेशन ऑफ द हाईएस्ट परमिसिबल लिमिट विल बी ग्रांटेड। मीन्स अगर कोई ऐसा आदमी है जो एक से अधिक कंसेशन के लिए एप्लीकेबल है, तो जो सबसे हाईएस्ट वाली रिलैक्सेशन उसे मिलनी होगी, कंसेशन उसे मिलना होगा, वही दिया जाएगा। केवल एक ही कंसेशन, एक ही बार रिलैक्सेशन उसे मिल सकता है। जैसे अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं एससी कैटेगरी में होने के बाद में, तो आपको केवल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद में आप चाहें कि एससी कैटेगरी में होकर के बहुत अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई करके फाइट करके जनरल की सीट पर चले जाएं, तो वो आपके साथ नहीं होगा। ऐसा उन्हीं के साथ होगा जो अंडर एज हैं, वो भर रहे हैं, और अगर वो जनरल सीट पर फाइट करते हैं तब उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। ऐसा इनका यहाँ पर मतलब है। और अगर पॉइंट नंबर 8 पर बात करें तो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो पीआरटी टीजीटी, जिसमें आपका म्यूजिक को छोड़ दिया जाए, आर्ट को छोड़ दिया जाए, और वर्क एक्सपीरियंस लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन को छोड़ दिया जाए, इन सब पोस्ट को छोड़ने के बाद बाकी सभी पोस्ट के लिए सीटेट का होना बहुत ज़रूरी है। और वो सीटेट आपके लास्ट डेट यानी दिसंबर 4 से पहले होना चाहिए। तो आपको यह ध्यान रहे, दिसंबर 4 लास्ट डेट है, तब तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जहाँ तक है जो भी अप्लाई करेगा उसके पास सर्टिफिकेट है ही, ऐसी कोई चिंता वाली बात इसमें नहीं है। बाकी सब चीज़ों को किनारे करते हुए सीधे आ जाते हैं फीस स्ट्रक्चर पर। असिस्टेंट कमिश्नर जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है उसको एग्जामिनेशन फीस 2300 रुपये देनी है, और साथ में प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये, कुल मिलाकर 2800 रुपये। और इन्होंने नीचे एक क्लॉज और जोड़ा हुआ है कि इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, तो जीएसटी भी आपको अलग से इसमें इंक्लूड होकर के मिलेगा। तो 2800 रुपये से एक्स्ट्रा फीस ही आपको पे करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा। प्रिंसिपल के लिए भी सेम उतनी एग्जामिनेशन फीस है, 2300 रुपये, और 500 रुपये, कुल 2800 रुपये। ऐसे ही वाइस प्रिंसिपल के लिए भी उतनी ही है। पीजीटी के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वो ठीक है, हम केवल टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो पीजीटी के लिए आपको 1500 रुपये और 500 रुपये, कुल मिलाकर 2000 रुपये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है ये, और ओबीसी कैंडिडेट्स को भी इतनी ही फीस पे करनी है। एससी वालों को केवल प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये देनी है। और अगर बात करें पीआरटी की,
तो यहाँ भी आपको 1500 रुपये और 500 रुपये इस तरीके से 2000 रुपये देने हैं। बाकी सारी पोस्ट नॉन टीचिंग की हैं, 1200 रुपये और 500 रुपये, कुल मिलाकर 1700 रुपये जिनकी फीस है उन पर हमें नहीं जाना है। तो कम से कम 2000 रुपये फीस आपको देनी है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट अपने आप में है। और इनका एक सीक्रेट क्लॉज जो शायद किसी ने बताया ना होगा अभी तक, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं तो अगले वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा। वो बहुत सीक्रेट है, जो कभी भी हो सकता है, मुझे ऐसी उम्मीद है अभी तक तो जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें किसी ने ये चीज़ नहीं बताई है। मैं अगली वीडियो में जो बहुत शॉर्ट 5 या 4 मिनट का होगा उसमें मैं बता दूंगा। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी जानने वाले हैं जो भी इस कैटेगरी में यानी टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, भेज दें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो हम आपके लिए ऐसी जानकारी वाली वीडियोज़ और लाते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।